आज अपन लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कि एमीन की बेसिक नेचर, कौन से एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ का जब भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे ये बताएंगे कि कौन सा एमीन ज़्यादा बेसिक होगा। ये नहीं बता सकते कि कितना ज़्यादा बेसिक होगा या कितना बेसिक होगा, कितना गुना बेसिक होगा, इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। पर ये बता सकते हैं दो एमीन्स में से कौन सा एमीन्स ज़्यादा बेसिक हो गया। जैसे अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन दे दिया कि कौन सा एमीन ज़्यादा बेसिक होगा, 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन। तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एमीन में ऐसा जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि 3 डिग्री एमीन 2 डिग्री और 1 डिग्री एमीन से ज़्यादा बेसिक होता है, लेकिन ये हमेशा हो जरूरी थोड़ी है। इसके लिए हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ मुख्यतः हम लोग नाइट्रोजनस बेस या एमीन्स की बात करेंगे। समझ आ रहा है ना, एमीन्स या नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो जो एमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम लोग बात करें जो एमीन्स है, मान लेते कोई बेस है, बेस में मान लेते कोई बेस बी है ना। बेस क्या करता है, बेस के पास, वैसे हम लोग मुख्यतः कौन से बेस का कंपैरिजन करवाएंगे, जो लुईस बेस होंगे ना, लुईस बेस का कंपैरिजन करवाएंगे कि कौन सा लुईस बेस जो होगा उसका बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो कोई बेस है, बेस को क्या पसंद होगा, लुईस बेस किसको अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, कोई लुईस एसिड होगा, लुईस एसिड जैसे H+। बी के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर जब H+ को डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, BH+ बनाएगा। अब आपको पता है ये है अपना बेस, क्या है, बेस। और बेस जब H+ को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कांजुगेट, कांजुगेट एसिड। क्या बनाएगा, कांजुगेट एसिड। जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ रखा था कि एसिड जब H+ को रिमूव करेगा तो क्या बनाता है, कांजुगेट बेस। वैसे जो बेस होते हैं जब H+ को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कांजुगेट एसिड। तो यहाँ पे हमने माना ये कोई बेस है, ठीक है। बेस ने क्या करा, अपना लोन पेयर डोनेट किया। कौन सा बेस है यहाँ पे, लुईस बेस मान के चलोगे तो लुईस बेस जो होगा जब H+ को डोनेट करेगा अपना लोन पेयर तो BH+ बनाएगा तथा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांजुगेट एसिड बोलेंगे। अच्छा ये बताया गया कि ये जो कांजुगेट एसिड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा। तो ये डिपेंड करेगा, ये जो कांजुगेट बेस है ना, इस कांजुगेट एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने बेस कैसा लिया है। अगर आपने बेस को वीक बेस लिया है तो वीक बेस का कांजुगेट एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस बात को याद रखेंगे। क्या बोला हमने कि जो वीक बेस होते हैं, वीक बेस का कांजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो कांजुगेट एसिड होता है वो वीक एसिड होगा, वीक एसिड होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या, ये जो बेस है अपना लोन पेयर डोनेट ही तो कर रहा है। तो लोन पेयर की वजह से ही क्या हो रहे हैं, जो एमीन्स हो रहे हैं, एमीन्स जो होते हैं अपने बेसिक नेचर को प्रदर्शित करते हैं। किसको, लोन पेयर की वजह से। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ, अवेलेबिलिटी ऑफ, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। समझ आ रहा है ना, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्या याद रखना है कि जो अगर पूछा है एमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि एमीन्स में नाइट्रोजन है। जैसे एमीन्स का अगर हम लोग फार्मूला लिखे तो यहाँ पे NH2, ये एमीन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। एमीन्स में ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है कि नहीं है, तो एमीन्स में इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर की वजह से जो एमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा आपने ये चीज़ लिखा है कि कांजुगेट एसिड। तो याद रखना कांजुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ समानुपाती हम लोग लिख सकते हैं क्या, कांजुगेट, कांजुगेट एसिड। कि कांजुगेट एसिड जितना ज़्यादा क्या होगा अपना, इस स्टेबिलिटी ऑफ कांजुगेट, यहाँ स्टेबिलिटी लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कांजुगेट एसिड। इसका मतलब एसिड की, कांजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी।
देखो कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस बनाना बहुत ही आसान है। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोगों को पढ़ाया था हमने कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाओगे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H+ आप जोड़ दो, और अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H+ निकाल दो। तो कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको H+ को जोड़ना है, और कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H+ को क्या कर देना, रिमूव करा देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि अगर HSO4 का हमने पूछ लिया ऐसा, HSO4- का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना है, अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या कर दो, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H+ रिमूव कर दो। क्या कर दो, H+ क्या कर दो, रिमूव कर दो। H+ को रिमूव करने के बाद जो स्पीसीज बनेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना है, H+ को रिमूव कर देना है। तो HSO4- का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अगर हम लोगों ने यहाँ से H+ को रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा, SO4-। तो HSO4- का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, SO4-। अब इसी का पूछ लिया जाए, ये क्या है अपना कॉन्जुगेट बेस। अगर पूछ लिया जाए इसी HSO4- का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H+ जोड़ दो। तो इसमें क्या करेंगे, जब आप H+ जोड़ दोगे, H+ इसमें जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4। तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं, H2SO4 HSO4- का कॉन्जुगेट एसिड है। क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। और SO4- HSO4- का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे क्या बताया हमने, एमीन्स जो होते हैं बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि एमीन्स पे क्या होते हैं, लोन पेयर, उस लोन पेयर की वजह से क्या होते हैं, वो बेसिक नेचर को प्रदर्शित करते हैं। समझ आ रहा है। या फिर क्या बताया गया, कॉन्जुगेट बेस की कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि कोई भी जैसे एमीन्स दो एमीन्स में से कौन सी एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वे एमीन्स जो इजीली अपने लोन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इजीली डोनेट लोन पेयर। तो याद रखना, वे एमीन्स जो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देंगे उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब कोई भी दो एमीन है उसमें कंपैरिजन करना है, तो दो एमीन्स में से जो एमीन्स क्या करेगा, जो एमीन्स में उपस्थित नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और एक पॉइंट और याद रखना, अगर कहीं पे लोन पेयर अपना क्या है, लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, और आपके पास दूसरी जगह डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है, तो कौन से लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर का मतलब होता है ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो, तो याद रखना ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा उसे डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, और ऐसा लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व या एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। अब लोकेलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। और थोड़ी सी बात आप लोग याद रखना है कि ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो किस पे निर्भर करता है। आपने कुछ ग्रुप पढ़ रखा, कुछ इफेक्ट पढ़ रखा है, जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है, ये मेन अपने इफेक्ट है। तो अपने याद रखना ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, ये प्लस ग्रुप जैसे +M +H+I जितना, यानी प्लस ग्रुप पर निर्भर करेगा। प्लस ग्रुप जितना ज्यादा होगा, जैसे +M +H +I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगा। लेकिन माइनस वाले इफेक्ट जितने ज्यादा होंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कौन से, -M वाले, जैसे -M -H -I। +M का मतलब पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, यहाँ H का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, I का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो याद रखना पॉजिटिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, या नाइट्रोजनस बेसिस की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है, कम होती है। बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है, कम होती है।
याद रखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा, लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर में कौन से लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती, सॉरी, लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से ज़्यादा होगी। अब ये भी चीज़ें समझ लो, अगर आपके पास मान लेते हैं कि लोन पेयर ऐसा है कि दो एमीन्स लिया, दोनों एमीन्स में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा लोन पेयर है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो मोर डीलोकलाइज्ड अगर मोर डीलोकलाइजेशन, जितना ज़्यादा मोर डीलोकलाइजेशन, ऐसा लिख देते हैं, मोर डीलोकलाइजेशन, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा किसका, लोन पेयर का, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, लेस बेसिक स्ट्रेंथ। याद रखना, मोर डीलोकलाइजेशन लेस बेसिक स्ट्रेंथ, लेस डीलोकलाइजेशन मोर बेसिक स्ट्रेंथ। यानी क्या होगा, डीलोकलाइजेशन लोन पेयर का जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको पहले नोट करोगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं, पहले इसको नोट करो। अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के आगे पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ का अगला जो पॉइंट है वो बेसिक स्ट्रेंथ ये बोलता है, ये समझ लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ कब कब ज़्यादा होगा, कब कब बढ़ेगा, कब कब ज़्यादा होगा। अगर दो एमीन्स है, दो एमीन्स में कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंट टर्म दे सकते हैं कि बताइए इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक एमीन कौन है। तो देखो, अगर एमीन्स की परवलता का क्रम, क्षारीय परवलता का क्रम निकालना हो तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या क्या आप देख लेना। बेसिक स्ट्रेंथ कब कब ज़्यादा होगा, बेसिक का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसे हम लोग केबी से इंगित करते हैं। केबी का मान जितना ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, केबी का मान जितना ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आता है पीकेबी। क्या आता है, पीकेबी। पीकेबी क्या होता है, पीकेबी का मान जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं के का मतलब होता है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अम्ल का वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक इसी प्रकार से हम लोग पीके लिख सकते हैं, पीके का मान जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ठीक इसी प्रकार से पीएच भी बोल सकते हैं, पीएच मान जितना ज्यादा होगा, पीएच मान जितना ज्यादा होता है बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं पीओएच की बात अगर करें, पीओएच की वैल्यू जितनी कम होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर उसके बाद अगर H+ कंसंट्रेशन की बात करें, H+ की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। अब बेसिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी, जब H+ की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक इसी प्रकार से हम लोग OH- की कंसंट्रेशन की बात करें, OH- की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। खैर हम लोग एमीन्स के बेसिक नेचर में OH और H+ की कंसंट्रेशन को नहीं देखते हैं, फिर भी हमने बता दिया कि अगर OH- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। और एमीन्स में कुछ और पॉइंट याद रखना है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो होता क्या ना, इसको हमने क्यों बताया, ऐसा इसलिए बताएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको पीकेबी का मान दे देगा, केबी का मान दे देगा, अब पूछेगा किसके लिए बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो देख लेना जिस कंपाउंड के लिए केबी का मान ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिस कंपाउंड के लिए के का मान ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो आप केबी से भी बता सकते हो कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अब देखो जो आगे समझना है ना, आगे आपको याद रखना है कि अगर ऐसा मान लेते हो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन कहीं पे हो जाए, एरोमेटिक एमीन की बात कर लेते हैं, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन कहीं पे, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, तो एरोमेटिक एमीन में अगर कहीं पे 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन आ रहे हैं तो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन के अगर कोई 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का कोई आर्थो सब्स्टिट्यूएंट है, आर्थो सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब हम कहने का मतलब यह है कि अगर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन के आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा हो, ये समझे, अगर कोई क्या हो 1 डिग्री का एरोमेटिक एमीन हो और उसके आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो याद रखना उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पे जो रीजन लगता है वो रीजन लगता है ड्यू टू SIP इफेक्ट, SIP इफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है कि 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन के अगर आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा ना तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कट जाएगी।
कम हो जाएगी, घट जाएगी, किसकी वजह से? एसआईपी इफेक्ट की वजह से। अच्छा, एसआईपी इफेक्ट होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया ये एमीन है, सॉरी एनिलीन है, कोई एरोमेटिक एमीन है कि नहीं, चेक करो। और ये एरोमेटिक एमीन 1 डिग्री का है, इस नाइट्रोजन की डिग्री देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है ना, तो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है। अब यहाँ तो बताओ क्या कोई इफेक्ट है? अभी कोई इफेक्ट तो नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको H+ देंगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा, ठीक, क्या बना लेगा? ऐसा कोई कंपाउंड बना लिया। चलो भाई समझ आता है ये चीज़, सर NH3+ बन जाएगा। लेकिन अब अगर यही अपना क्या है, ये भी 1 डिग्री का एरोमेटिक एमीन है, लेकिन इसके आर्थो पोजीशन पे हमने कोई ग्रुप जोड़ दिया, कोई भी ग्रुप आप जी जोड़ सकते हो, ए जोड़, मैंने मान लिया यहाँ पे कोई ग्रुप हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब होगा क्या, जब ग्रुप आपने जी जोड़ दिया, अब इस पे H+ आप प्रोटोनेशन कराओ। प्रोटोनेशन कराने के लिए आपको H+ के साथ रिएक्शन, तो H+ आएगा तो ये नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो फिर क्या बनाएगा? ऐसा बना देता है NH3 और यहाँ पे आ जाएगा अपना पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे आपने जी ग्रुप। अब यहाँ पे ये होता क्या है, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं, ये ग्रुप क्या करता है, इस NH3 पे रिपल्सन डालता है। क्या करता है? रिपल्सन डालता है। तो जब ये रिपल्सन डालता है तो ये फिर क्या हो जाएगा, जब इस पे रिपल्सन लगेगा तो रिपल्सन लगने की वजह से ये जो आपका प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट पुनः रिवर्सिबल इस मीडियम में आ जाएगा, यानी H+ को पुनः वो निकाल देगा। तो H+ का जो है इस कंपाउंड पे प्रोटोनेशन इजीली हो नहीं पाता है, किसकी वजह से? जी ग्रुप का इस NH3+ पर रिपल्सन के कारण क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन नहीं हो पाता है, उतना सही से नहीं हो पाता है प्रोटोनेशन। इसलिए जो क्या होगा, ये रिपल्सन लग रहा है, सिंपल सी बात, ये रिपल्सन लग रहा है, रिपल्सन लगने की वजह से ये लेस स्टेबल हो जाएगा। और आपको बताया गया ये कहीं ना कहीं कॉन्जुगेट एसिड है, और कॉन्जुगेट एसिड अगर लेस स्टेबल होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे भी समझ सकते हो। तो जी ग्रुप इस पर रिपल्सन डालता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल अगर ये होगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ ये अपने आप में स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं लग रहा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो याद रखना, अगर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन के आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, किसकी वजह से? एसआईपी इफेक्ट की वजह से। एसआईपी का पूरा नाम क्या है? स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ प्रोटोनेशन, यानी प्रोटॉनिकरण में त्रिविम बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। आपको यही बताएगा ना, जो इजीली अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इजीली डोनेट कर दे, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। या फिर आपको बताएगा जो जब ये कंपाउंड अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। अब बताया गया है जी ग्रुप और NH3+ के बीच में रिपल्सन काम करता है, तगड़ा रिपल्सन है। रिपल्सन काम करने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। और स्टेबिलिटी कम हो गई भैया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसके बाद ये तो हमने 1 डिग्री एमीन के बारे में लिख लिया। अभी 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की बात करेंगे हम लोग। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की बात करेंगे। नोट करो फटाफट। देखो आगे आप ध्यान से सुनो, अगला पॉइंट क्या है कि अगर कहीं पर ऐसा आ जाए 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन हो, कौन कौन सा, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री का एरोमेटिक एमीन है अगर कहीं पे, तो आपको याद रखना है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो और आर्थो सब्स्टिट्यूएंट हो, आर्थो सब्स्टिट्यूएंट हो। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब समझो, सब्स्टिट्यूएंट। ध्यान सुनना, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन के आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा है, आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ती है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू SIR इफेक्ट, SIR इफेक्ट, सर इफेक्ट की वजह से। सर इफेक्ट, SIR का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस में त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के अगर आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने कोई 3 डिग्री एमीन को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया N, चलो R लिख देते हैं ना, R2, ये कोई 2 डिग्री, अभी यहाँ पे तो कोई नहीं है, सॉरी यहाँ पे अभी कोई जी ग्रुप नहीं है, ठीक है, आर्थो पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन जो है इस पाई बन पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, इस पाई बंद के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, कॉन्जुगेशन में होगा तो क्या इसलिए अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, ये तो चीज़ समझ आ गया सर। लेकिन अगर मैंने, ध्यान सुनो, अगर मैंने ऐसा कर दिया,
ऐसा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, और थोड़ा स्पेस करके लिखते हैं, ये NR2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर कर दिया और यहाँ पे कोई आपका G ग्रुप है, ठीक है। G अपने आप में बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो G ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे तो कोई G ग्रुप है नहीं, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो ये क्या है, लोन पेयर जो है वो डीलोकेलाइज्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो G ग्रुप होता है ना, G ग्रुप और NR2 के बीच में ये जो ग्रुप देख रहे हैं 3 डिग्री एमीन है ना, तो यहाँ पे कौन सा एमीन है, 3 डिग्री एमीन वाला। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन रहेंगे तो ऐसे ही केसेस होने हैं। तो 3 डिग्री एमीन के आर्थो पोजीशन में देखो, ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये और ये पैरा। आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो इस ग्रुप का इस NR2 के बीच में क्या काम करता है, रिपल्सन काम करता है। क्या काम करता है, रिपल्सन काम करता है। रिपल्सन काम करने की वजह से ये NR2 ग्रुप जो होते हैं आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, प्लेन से बाहर चला जाता है। समझ आ रहा है ना, प्लेन से बाहर चला जाता है। कहने का मतलब ये NR2 ग्रुप और ये जो बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ऐसा समझो, मान लेते हैं पहले ये ऐसे था, मतलब NR2 ग्रुप भी ऐसी है और बेंजीन रिंग भी ऐसी है। परपेंडिकुलर होने का मतलब ऐसा समझो, NR2 ग्रुप रिपल्सन की वजह से ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से रिपल्सन बहुत कम काम करता है। पहले ऐसे थे, ये भी ऐसा था, तो इनके बीच में रिपल्सन काम कर रहा है, तो रिपल्सन काम करने की वजह से जो NR2 ग्रुप होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। समझो पहले ऐसे थे, ऐसे हैं, समझ रहे हैं, चाहे जैसे समझो ऐसे हो जा रहते हैं पहले, फिर उसके बाद जब रिपल्सन काम करता है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिपल्सन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। तो NR2 ग्रुप जो होगा वो आउट ऑफ प्लेन चला गया। और जब NR2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन में था, ये कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन नहीं होता है, और कॉन्जुगेशन ना होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर है वो कैसा हो जाएगा, लोकेलाइज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लोकेलाइज्ड। और यहाँ का लोन पेयर कैसा रहेगा, डीलोकेलाइज्ड। आपको पहले बताएगा लोकेलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकेलाइज्ड से ज्यादा। समझो इसमें क्या हुआ, NR2 ग्रुप G ग्रुप के बीच में रिपल्सन काम किया, रिपल्सन की वजह से ये NR2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन, अर्थात कहने का मतलब NR2 और बेंजीन रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर पहले रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में था, अब इस रिपल्सन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चले गए, जिसकी वजह से इस लोन पेयर का इस रिंग के साथ जो कॉन्जुगेशन है वो ब्रेक हो गया, अर्थात ये नाइट्रोजन जो हो गया, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वो लोकेलाइज्ड, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है डीलोकेलाइज्ड है। और लोकेलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपको समझ आया कि SIR इफेक्ट में क्या होगा, SIR इफेक्ट में क्या हो रहा है और कैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, समझ आया। अब छोटा सा पॉइंट और याद रखना, ऐसा सिंपल, अगर कहीं पर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, ए साइक्लिक एमीन हो, ध्यान सुनो, ए साइक्लिक एमीन और साइक्लिक एमीन हो, एरोमेटिक ना हो, ऐसा साइक्लिक एमीन की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी है साइक्लिक एमीन एरोमेटिक ना हो, याद रखना। एरोमेटिक आ गए तो आप ये चेक करोगे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है तो SIP लगेगा या SIR लगेगा। तो SIP किस में लगता है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन के आर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर देगा, कम कर देगा। और 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के आर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा होगा तो वहां पे SIR इफेक्ट लगेगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब ध्यान सुनो, अगर कोई ए साइक्लिक एमीन और साइक्लिक एमीन आ गए तो याद रखना, ए साइक्लिक एमीन और साइक्लिक एमीन में साइक्लिक एमीन जो होते हैं, साइक्लिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ए साइक्लिक एमीन से ज्यादा होगी, लेकिन कब, जब क्या होगा, जब क्या होगा, डिग्री सेम होगा, ऐसा लगेगा, जब डिग्री क्या होगा, जब डिग्री सेम हो, क्या होगा, जब डिग्री सेम होगा तब आपको क्या करना है, साइक्लिक एमीन जो कि एरोमेटिक ना हो, साइक्लिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो ए साइक्लिक एमीन से ज्यादा होती है। अब कहीं पे ऐसा आ गया सर, एरोमेटिक एमीन आ गए, एरोमेटिक एमीन आ गए और एलिफैटिक एमीन आ गए, एरोमेटिक एमीन और एलिफैटिक एमीन। तो एरोमेटिक एमीन और एलिफैटिक एमीन में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो याद रखना एरोमेटिक एमीन और एलिफैटिक एमीन में जो एलिफैटिक एमीन होते हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक एमीन से ज्यादा होती है। समझ गए, एलिफैटिक एमीन जो होते हैं, एलिफैटिक एमीन की बेसिक नेचर एरोमेटिक एमीन से ज्यादा होती है। तो मैक्सिमम हमने कॉन्सेप्ट आपको बेसिक स्ट्रेंथ एमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करने का बता रखा है। अब हम लोग इसके अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते समय आप लोग
अगर इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे, जितना कॉन्सेप्ट हमने बताया, तो आपका काम बन जाएगा। आप सारे सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, और हम लोग सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आज तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए अपने नीट या IIT JEE में, तो सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। पहले इन क्वेश्चंस को, ये जो हमने पॉइंट लिखवाए, इस पॉइंट को थोड़ा याद कर लो, थोड़ा ध्यान में रखे रहो। आप प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराया जाएगा तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगेंगे, और जब ये कॉन्सेप्ट लगेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने से पहले मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप लोग जा करके आज घर पे जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ाया उसको जरूर क्लियर कर लेना, है ना, ताकि जब हम लोग कल करने बैठे ये इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन तो अपने से हो जाए। ठीक है, आज इतना पढ़ लेते हैं, बाकी कल करेंगे। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा वो कल के टॉपिक में तो हमसे जरूर पूछ ले। क्या है, किसी का है कोई क्वेश्चन? नहीं, ध्यान सुनो। आप लोगों को क्या पढ़ाया गया था? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ाई गई थी ना। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। है? हाँ, Br2 के साथ KOH, और KOH के 4 मोल लेने हैं ना। हाँ, KOH के 4 मोल लेना है। समीकरण को हमने बैलेंस करके भी दिखाया, बैलेंस इक्वेशन में लिखा है ना आप लोगों को। और गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में आपको बताया गया, ये इसके द्वारा हम लोग केवल 1 डिग्री एमीन ही तो बनाते हैं। अरे 1 डिग्री एमीन बनाना है, और 1 डिग्री एमीन, और गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में आप लोगों ने क्या लिया था? पहले NaOH या KOH लिया था, है ना। उसके बाद क्या था? एल्किल हैलाइड था। उसके बाद आप लोग उसका क्या कराते थे? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते थे। अब आपको क्या बताया गया था कि जो CO हटाना है, NH2 ग्रुप डायरेक्टली एल्किल ग्रुप से जोड़ देना, यही तो करना था गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में। और आपको बताया गया था कि गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया द्वारा वही 1 डिग्री का एमीन बनेगा जिसमें उपस्थित एल्किल हैलाइड SN2 देगा। ठीक है, इतना करते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं, है ना। आज घर जाओ।